वेलकम टू सनराइज जेडीएस। जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास का मैथ का आपका चैप्टर नंबर 4 में हम बेसिक और इसका एक्सरसाइज 4.1 करा चुके हैं। आज शुरू करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं 4.2 के क्वेश्चन है हमारे, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान से पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, उसकी समस्याओं को सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। लेकिन यदि अभी आपने इसका देखा समीकरण का बेसिक और इसकी एक्सरसाइज 4.1 नहीं की है तो इससे पहले वाला जो पार्ट है उसे जरूर देखिएगा ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में इसने कहा है हमसे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मोल ज्ञात करने हैं। हमें कौन सी विधि से करने हैं? गुणनखंड विधि से हमें इसके मोलों को ज्ञात करना है। अब गुणनखंड विधि से जब हम इसके मोलों को ज्ञात करेंगे तो कैसे करते हैं देखो समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट वाला पार्ट जो है, इसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0। कौन सी विधि से करने हैं हमें? ये गुणनखंड विधि से करने हैं। गुणनखंड विधि मतलब हमें 10 के पहले ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको माइनस करने के बाद 3 आए। 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उनको माइनस करें तो 3 आए। तो ऐसे आता है 5 और 2, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 प्राप्त होगा और यदि माइनस कर दें तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब इन दोनों को लिखने का तरीका क्या होगा उस चीज को देखो। इस 3 के स्थान पर लिखेंगे x की पावर 2 माइनस, इसके दो गुणनखंड कौन से आए? 5 और 2 आए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 जाके क्या बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा। और यहाँ पे कितना है? x माइनस में कितना है? 10 बराबर में कितना है? 0। बड़ा इजी सा है। अब क्या करना है? बस सवाल तो हो चुका है, बस फैक्टरों पे ध्यान देना है आपको और सवाल चुटकियों में खेल खत्म इसका। अब बस वही कैलकुलेशन जो खिसी-पिटी पहले से हम करते आ रहे हैं। x की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, x की 5 के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, x की 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2x, माइनस में कितना है? 10, बराबर में कितना है? 0। क्लियर है? अब क्या देखेंगे हम? यहाँ से कॉमन देखेंगे, x हमारे पास में कॉमन आ गया, x कॉमन आया तो क्या बचा? x माइनस 5 बचा हमारे पास में, क्योंकि हमने यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा। यहाँ 5x था, x बाहर चला गया तो 5 बचा। यहाँ से कितना कॉमन आया हमारे पास में? 2 कॉमन आया तो क्या बचा? x माइनस के 5 और बराबर में कितना है हमारे पास? 0। अब दोनों से कितना कॉमन आ गया? x माइनस के 5 कॉमन आ गया जी। अब क्या बचा हमारे पास? x प्लस 2 बचा। हमें इसे हल करना था तो यहाँ कर देंगे हम, यदि x माइनस के 5 बराबर के 0 है तो x बराबर जो होगा वो 5 होगा, और यदि x प्लस के 2 बराबर 0 है तो x बराबर होगा माइनस के 2, क्योंकि ये 2 इधर जाके किसका होगा? माइनस का होगा। बराबर से दूसरी तरफ जाने पर ये अपना साइन क्या कर देगा? चेंज कर देगा। अगर देखो बराबर से इधर 5 था तो माइनस का था, बराबर से इधर जाते ही किसका हो गया? प्लस का। यहाँ पर 2 जो था वो किसका था हमारे पास में? यहाँ पे 2 हमारे पास में प्लस का था और बराबर से इधर जाते ही क्या हो गया? ये माइनस में हो गया। तो हमें हल करना था, मूल बताने थे, इसके मूल क्या होंगे। तो यहाँ पर मूल आ चुके हैं। एक मूल हमारा x बराबर 5 होगा और दूसरा मूल x बराबर माइनस के 2 होगा, और यही क्या है हमारा फाइनली आंसर है। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सेकेंड पार्ट में इसने हमसे कहा कि 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0 है, और यहां से हमें इसके मोल बताने हैं क्या होंगे। तो हम क्या काम करेंगे? x स्क्वायर के इनटू में क्या है? अब की बार हमारे पास 2 है तो 2 की गुना कहाँ करेंगे हम? कांस्टेंट नंबर में। तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और इन 12 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके कितना आता हो? 1 आता हो, क्योंकि इस x के इनटू में कितना है? 1 है। ये बात ध्यान रखेंगे, इस x के इनटू में कितना है? 1 है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। x के इनटू में हमारे पास में 1 है। आगे बढ़ेंगे,
तो अब हम क्या काम करने वाले हैं कि 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें माइनस करके कितना आता हो, ये 1 आता हो, इसके इंटू में कितना है, ये 1 है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जहां कुछ नहीं होता वहां इंटू में क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, 1x। तो 12 के टुकड़े होंगे 4 तिया 12, और 4 में से 3 गए, कितना बचेगा, 1, और 4 की 3 में गुना करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा, 2x² प्लस इसकी जगह आ जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, x माइनस 6 बराबर में कितना है, 0। अब इस x की क्या करेंगे, इंटू, तो ये बनेगा 2x² प्लस के 4x प्लस माइनस माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर में कितना है, 0। यहां से कितना कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस के 2 बचेगा। 2x कॉमन आया तो 2 दूनी 4, x बाहर आ गया, 2 से ही कितनी बार कटा, 4, 2 बार। यहाँ 2x² था, 2x बाहर आ गया तो 1x ही तो बचा यहाँ पे। अब यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3। जब 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस के 2। प्लस क्यों बचा, क्योंकि हमने कॉमन माइनस का लिया है, माइनस का कॉमन लिया तो माइनस का कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में कितना है, 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस के 2, क्या बचेगा, 2x माइनस के 3 बचेगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है, इन्हें यदि कर देना है। यदि x प्लस के 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ प्लस का है और उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा। अब यहाँ देखेंगे, यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0 है, एक 3 कहाँ चला जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2x, और ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमें 2 मिल गए मूल, x बराबर माइनस के 2 और x बराबर 3/2, और यही क्या होगा, हमारा फाइनली आंसर होगा। आगे चलते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। तीसरे में कहा है इसने, तीसरे में इसने हमसे कहा है, बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे बेटा। क्वेश्चनों को साथों साथ कॉपी करते रहना। अगर किसी ने कॉपी नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कैसे होगी क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चनों को साथों साथ कॉपी जरूर करते रहना। अब तीसरा पार्ट देखेंगे, इसका जो तीसरा पार्ट दिया गया है, उसने कहा √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर के 0, ये दिया हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से। इसे जो सॉल्व करेंगे हम, इसका सॉल्व करने का तरीका ये होगा, पहले हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है, यदि हम √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 के साथ, तो √2 की √2 में करेंगे कितना बनेगा, 2, और गुना में कितना है, 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। इस 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिन्हें प्लस करके 7 आता हो। तो 10 के 2 फैक्टर ऐसे क्या होंगे, 5 और 2 ही होंगे, कि 5 दूनी 10, और यदि हम इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का आता है तो ये नंबर जोड़ के आना चाहिए, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का आता है तो ये नंबर घटा के आना चाहिए। क्लियर है, चलो कैलकुलेट करते हैं। √2x² प्लस 7 के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 2, x प्लस 5√2 बराबर में कितना है, हमारे पास में 0 है। क्लियर, बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको। इसके बाद में हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे दिया है इसने x की क्या हो जाएगी, इंटू, तो √2x² प्लस 5x प्लस के 2x प्लस 5√2 बराबर में कितना है, हमारे पास में 0 है। यहां से देखो, आप ध्यान से देखो, हम क्या काम कर सकते हैं, इसे तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो, √2x² प्लस 5x, लेकिन इस 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। इसे लिखा क्यों है हमने, इसका बेनिफिट ये होगा कि हम यहां से आराम से √2 कॉमन निकाल सकते हैं, और √2 कॉमन निकाल के जब √2 कॉमन में आ जाएगा तो बाकी इसे छोड़ के क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2x प्लस के 5। क्लियर है, क्या बचेगा, √2x प्लस के 5। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस के 5, क्योंकि x क्या आ गया, इसमें से कॉमन आ गया। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, दोनों में कॉमन आ रहा है √2x प्लस के 5। तो अब हमारे पास बचा क्या, x, और इधर बचा √2, तो हम कह देंगे यहाँ पे बचेगा x प्लस √2, और बस क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। इसके बाद हमें क्या करना है, यदि √2x प्लस के 5 बराबर 0 है
तो √2x बराबर -5 होगा, क्योंकि 5 इधर जाते ही क्या का हो जाएगा माइनस का, बराबर से उधर जाते ही अपना साइन चेंज कर लेता है। तो साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा x बराबर -5/√2। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसे यदि में रखेंगे तो ये हो जाएगा, यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा -√2 होगा, और यही दोनों मूल हमारे क्या होंगे, इसके आंसर होंगे, क्योंकि उसने हमें द्विघात समीकरण के मूल ही ज्ञात करने के लिए कहा था। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप काफी अच्छे से समझ रहे होंगे। जो आपको बात समझ नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ से ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मैं उसके टॉपिक के ऊपर एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में इसने हमसे क्या कहा, फोर्थ पार्ट इसका कह रहा है हमसे कि 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू कितना है, 0 है, और यहां से हमें इसके मूलों को बताना है। तो कैसे बताएंगे, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसमें 8 एलशियम ले लेते हैं। 8 एलशियम लेंगे तो 1 से 8 टाइम जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16x² हो जाएगा। 1 से 8 टाइम जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर में कितना है, 0। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 आया है उसे कहां भेज देंगे हम, 0 में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 8 कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो हम देखेंगे हमारे पास बचेगा 16x² माइनस के 8x प्लस के 1, और 8 कहां चला गया, ये 0 में, तो ये क्या आ गया हमारा 0। अब सेम वही कैलकुलेशन 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 16 1 जा 16, 16 एकम 16। 16 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके 8 आता हो। तो ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे, 4 और 4, जिन्हें प्लस करके कितना मिलेगा 8, और जिन्हें मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो हमें ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए थे जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 16 आ जाए, और दोनों को जोड़ के कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे, 4 और 4 होंगे। तो लिखने का तरीका मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस 8 के स्थान पे आ जाएगा 4 + 4, यानी कि जो फैक्टर आते हैं वो हम यहीं पे लिखते हैं। क्लियर है। अब x की क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x प्लस माइनस माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल में कितना है, 0। यहां से कितना कॉमन आया हमारे पास में, 4x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 4 चौक 16, 4x, और 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना बचा, 1। यहां से हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा तो वहां से ले लेंगे 1, तो ये बचेगा 4x माइनस के 1, और बराबर में कितना है, 0। दोनों में से कितना कॉमन आया हमारे पास में, 4x माइनस के 1, तो क्या बचेगा, 4x माइनस के 1 बराबर में कितना है, 0। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसे यदि रखेंगे, यदि 4x माइनस के 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर कितना होगा, 1 होगा। माइनस का है, बराबर से इधर जाते किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। और x की गुना में कितना है हमारे पास, 4, तो ये 4 कहां जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है। और दूसरा वाला जो फैक्टर है हमारे पास वो भी सेम है, तो उसे भी सेम ऐसे ही निकाल देंगे। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 होगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/4। आप दोनों मूल समझ गए होंगे किस तरीके से आए हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, काफी आसान है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे होंगे आपको। अब देखते हैं हम इसका पांचवा पार्ट। पांचवे पार्ट में क्या कहा इसने, 100x² माइनस के bx प्लस के 1, 100x² माइनस के 20x प्लस के 1। चलो तो इसका पांचवा पार्ट देख लेते हैं। अब जो हमारे पास में इसमें पांचवा पार्ट दिया गया है, 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर में कितना है, 0 है। पहले हम क्या काम करेंगे, इस 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 100 एकम 100, ये मिलेगा हमें 100। उसके बाद 100 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करके 20 आ जाए, जिन्हें प्लस करके 20 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर होंगे हमारे पास में 10 और 10, 10 धाम 100, अगर गुना करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, और यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो गुना करके हमें 100 भी मिल गया, और जोड़ के दोनों को 20 भी मिल गया। तो 100 के ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, 10 और 10 होंगे। तो लिखने का क्या तरीका होगा, इन 10 और 10 को लिखने का वही तरीका होगा, इस 20 के स्थान पर लिखेंगे। यहां लिखेंगे 100x² माइनस 10 + 10
और यहाँ पे कितना है हमारे पास में x प्लस 1 बराबर में क्या है 0। x की इंटू करेंगे हम, तो x की इंटू करने पे हमें मिलता है 100x², तो ये ऐसा ही रहेगा। और x की गुना करेंगे तो माइनस के 10x, और x की गुना करेंगे फिर से माइनस के 10x, और प्लस में कितना है 1 बराबर में क्या है 0। आप देखो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आएगा 10x। कितना आएगा 10x, तो 10 धाम 100 ये 10 बार जाएगा, 1x बाहर आ गया तो यहाँ 1x बचेगा, और 10 से ये जाएगा 1 बार। अब यहाँ से कितना कॉमन आया 1, तो ये बना 10x माइनस 1 बराबर में कितना है 0। अब दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 10x माइनस के 1, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 बचेगा, 10x माइनस के 1 बराबर में कितना है 0। अब देखो आप ध्यान से दोनों में यदि करेंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर कितना होगा 1 होगा, और ये 10 कहाँ जाएगा बेटा 10 जाएगा 1 के बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। ऐसे ही इसे यदि करेंगे हम 10x बराबर माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर होगा 1, और ये x के इंटू वाला कहाँ चला जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। तो हमें इसके दोनों मूल पता चल गए होंगे। तो पहले क्वेश्चन में जो हमें पार्ट दिए गए थे वो 5 पार्ट दिए गए थे जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास में दो संख्याओं का योग 30 हो और मैं कहूं आपसे कि इसमें से एक संख्या जो है वो 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे कि 30 में से 12 को माइनस कर दो, तो 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि पहली संख्या यदि 12 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 18 होगी। तो ऐसे ही इसने कहा दो ऐसी संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 हो। यदि मैं मान लूं, माना दो संख्या चाहिए हमें, एक संख्या जो है, एक संख्या वो हमारी x है। तो अगर एक संख्या x है और दोनों संख्याओं का योग 27 है और 27 में से एक संख्या हमारे पास x है, तो दूसरी क्या होगी कि 27 में से x माइनस हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि हमें यदि दो संख्याओं का योग 30 दिया हो और एक संख्या का हमें पता हो कि एक संख्या 12 है, तो दूसरी का कैसे पता लगाएंगे कि जो योग है उसमें से पहली संख्या को माइनस कर दो तो हमें दूसरी संख्या का पता चल जाएगा। अब यहां पर हमें दोनों संख्या तो नहीं पता था, लेकिन दोनों संख्याओं का योग हमें पता है, तो हम क्या काम करेंगे, अगर हम मान लें कि एक संख्या जो है वो x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसके योग में से पहली संख्या माइनस हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर योग कितना है 27, तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में फिर क्या कहा, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। यानी कि यदि हम इन दोनों संख्या की गुना कर दें तो गुना करके जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 182। अब कैलकुलेशन करते हैं, x की गुना करेंगे तो ये बनेगा 27x, x की गुना करेंगे तो x² और बराबर में कितना है 182। यदि हम इन दोनों टर्म्स को बराबर से इधर लेके जाएं तो ये यहाँ पर 0 रह जाएगा, x² इधर जाएगा तो प्लस में, और 27 इधर जाएगा तो माइनस में 27x, और प्लस में कितना है 182। कितना है हमारे पास 182। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास में द्विघात समीकरण आ गई
एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182। अब द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 182 के ऐसे दो फैक्टर कर लेने हैं जिन्हें प्लस करके हमें 27 मिल जाए। तो 182 के ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे? 182 के फैक्टर बनाते हैं, 2 से ये जाएगा, 2 नीम 18, 2 एकम 2। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 से कितने टाइम जाएगा? 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 27। 7 दूनी 14 में यदि हम 13 प्लस कर देंगे तो 13 और 14 कितने होंगे? 27 होंगे। और दोनों की गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 182 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं 182 के ऐसे दो गुणनखंड जो होंगे जिन्हें जोड़ के 27 आए वो होंगे 13 और 14। तो लिखने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर के 0। x की गुना करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस 13x प्लस में कितना? 182 बराबर में कितना है? 0। यहां हम देखेंगे यहां से कितना कॉमन आया हमारे पास? x कॉमन मिला तो x माइनस के 14 हो गया। और यहां से कितना कॉमन मिला हमें? माइनस के 13। माइनस के 13 कॉमन आया तो हमारे पास x माइनस के 14 बचा, बराबर में कितना है? 0। क्योंकि जब हम यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो 13 से 182 14 बार कटेगा, वो हमारा आ जाएगा साइड। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हमारे पास दोनों टर्म में, वो आ रहा है 14 माइनस एक्स, वो x माइनस 14। तो x माइनस के 14 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x माइनस के 13 बराबर में क्या होगा? 0। यदि करेंगे कि x माइनस के 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14। और इधर यदि करेंगे कि x माइनस 13 यदि 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13। अब यदि हमारी पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 30 माइनस 14 यानी कि 13। क्योंकि दूसरी संख्या क्या थी? 27 माइनस एक्स, और x का मान कितना आया? 14। और x क्या था? हमारी पहली संख्या। और यदि हमारी पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी, 27 माइनस 13 यानी कि फिर बचेगा 14। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करने, और क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं? क्रम से आने वाले। और क्रम से आने वाली संख्या जैसे 1 2 3 4 25 26 27 28, ये सब क्या है? क्रम से आ रही है। अब जो संख्या आप नोटिस करो क्रम से आ रही है, यदि मैं कहूं क्रम से आने वाली संख्या हमारी हो गई 21 22 23, तो आप नोटिस करो हर एक संख्या अपने से एक ज्यादा है आगे वाली संख्या। तो यदि हम ये कह दें कि क्रमागत संख्या में पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1, क्योंकि दूसरी संख्या क्या आएगी? x से एक ज्यादा आएगी। या यूं कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में एक संख्या x है तो हो सकता है दूसरी संख्या x माइनस 1 हो, यानी कि एक कम हो। क्यों? क्योंकि अगर एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या 21 भी तो है, तो कम भी हो सकती है। तो क्वेश्चन करने में केवल डिफरेंट जो रखना है आपको, वो इक्वल रखना है कि बराबर जाए, क्रम से आए, या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अब अगर हमारे दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है, फिर क्वेश्चन में कहा इसने प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में कहता है ये कि जिनके वर्गों का योग 365 है, कि यदि हम इनके वर्ग कर दें, कि x का वर्ग कर दें और x प्लस 1 का वर्ग कर दें और फिर उन्हें जोड़ दें, क्या कहा उसने, योग, जोड़ दें, तो वो कितना प्राप्त होता है, 365 प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में कहा दो धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने मान लिया एक x है, दूसरा x प्लस 1 है। फिर कहा जिनके वर्गों का योग 365 है, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पूर्णांक x प्लस 1 थे और इनके वर्ग करके इन्हें जोड़ दें, कहा भी तो वर्गों का योग, यानी कि दोनों का वर्ग और उनका योग कितना है, 365, तो हम इसे क्या रखेंगे, 365 के बराबर रख ले। आगे बढ़ेंगे, यहां पर है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें अच्छे से याद है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। क्लियर है? तो अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और बराबर में कितना है, 365। यहां पर एक एक्स स्क्वायर कितना बना, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2x और 365 बराबर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचेगा हमारे पास में 0। यहां है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ये है 2x, और अब समझो 365 में से यदि हम एक माइनस करेंगे, क्योंकि 365 हमारा माइनस का ज्यादा है और प्लस का 1 कम है, तो साइन तो माइनस का आ जाएगा और ज्यादा में से कम वाली डिजिट को माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 364, क्योंकि 365 प्लस 1, 365 माइनस के हैं, 1 प्लस का है, तो कितना आ जाएगा, 364, बराबर में कितना है, 0। आप नोटिस करो इस सारे में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 182, बराबर में कितना है, 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 182 बराबर के 0। अब हमें क्या काम करना है, 182 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर, माइनस का साइन है ना, तो अंतर 1 आए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फैक्टर करे थे 182 के, वो आए थे 13 और 14, और देखो 13 14 ही गुना करके 182 मिलता है, और 14 में से यदि 13 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 को, इसके फैक्टर आएंगे 13 और 14, तो इसे लिखेंगे 14 माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे 14 माइनस 13 और x, और माइनस में कितना है, 182 बराबर में कितना है, 0। क्लियर है यहां तक? क्योंकि 13 और 14 गुना करके 182 मिलेगा हमें, और 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुना करेंगे तो 14x माइनस के 13x माइनस में कितना, 182 बराबर में 0। यहां से कितना कॉमन आया, x, तो ये बना x प्लस के 14। यहां से कितना कॉमन आया, 13, तो ये बना x प्लस के 14 और बराबर में कितना है, 0। दोनों में से कॉमन आया x प्लस के 14, तो क्या रह गया हमारे पास, x माइनस के 13। मैंने आपको कहा है यदि यहाँ प्लस और माइनस बना करे तो आप यहाँ माइनस वाला जो हमारा गुणनखंड आएगा उसे 0 रखेंगे, तो x माइनस 13 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा हमारा, 13 होगा। x का मान कितना होगा, 13 होगा। अब x का मान 13 है, यानी कि अगर पहला पूर्णांक 13 है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1। अगर हमारा एक 13 है तो दूसरा होगा 13 प्लस 1, यानी कि 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। तो वे दोनों पूर्णांक क्या होंगे, वे दोनों पूर्णांक होंगे 13 और 14।
क्लियर है? क्वेश्चन काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो काफी अच्छे तरीके से समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बात चल रही है समकोण त्रिभुज की। 5 में कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज को बनाएंगे जब हम, तो समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरीके से कि ये हो गया कोई हमारा समकोण त्रिभुज। क्लियर है? अब ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में इसने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हम मान लें कि उसका आधार जो है वो x है, आधार कितना है? x है, क्योंकि ये क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार है। हम मान लेते हैं उस समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x है, तो ऊंचाई कितनी बताई उसने? ऊंचाई कहा कि उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी? इससे 7 सेंटीमीटर कम होगी। क्लियर है? तो ये ऊंचाई आ गई थी इसकी, तो हमें ऊंचाई का भी पता चल गया ऊंचाई कितनी है। फिर कहा कि यदि उसका कर्ण 13 है, और कर्ण क्या है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण हो गया जी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। फिर कहा तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो कर्ण का तो हमें पता है कितना है, तो अन्य दो भुजा बची, इसका लंब और आधार, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का आधार। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कहा एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। फिर इसने कहा ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने मान लिया यदि त्रिभुज का आधार x है तो ऊंचाई कितनी बताई उसने? आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार से 7 हमने माइनस करा, ऊंचाई होगी x माइनस 7। इसने कहा कर्ण 13 है, हमने कर्ण को कितना रख लिया? 13 रख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि कर्ण 13 है तो उसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने दो भुजाएं कौन सी ली? एक तो त्रिभुज का आधार और एक त्रिभुज की ऊंचाई। तो मान लेंगे, माना जो त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज का आधार वो x है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बनी हमारी? त्रिभुज की ऊंचाई बनी जी हमारी x माइनस के साथ, और ये सब क्या है? सेंटीमीटर। इसने कहा त्रिभुज का जो कर्ण है ये दिया हुआ है कि त्रिभुज का जो कर्ण है वो कितना है? कर्ण है जी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है? हम जानते हैं जब समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में सबसे आसान होता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना। तो हम यहां पर यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस क्या कहती है? पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा समकोण त्रिभुज के आधार का होल स्क्वायर और प्लस समकोण त्रिभुज के लंब का होल स्क्वायर। अब कर्ण कितना है हमारे पास? इसका 13, तो यहां तो आ गया जी 13। आधार कितना माना हमने? x, तो यहाँ पे आ गया x। और लंब कितना मान रखा हमने? जो त्रिभुज की ऊंचाई है x माइनस के 7, तो यहाँ आ गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर।
कैलकुलेट करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ फॉर्मूला बना हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2ab होता है ना। तो ये है 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बना 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x। आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। यदि 169 को बराबर से इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर और माइनस में 14x और प्लस में है हमारे पास 49 और 169 बराबर से इधर आएगा तो वो किस में आएगा हमारा माइनस में 169 बराबर में बचेगा हमारे पास उस साइड में 0। अब यहाँ पे है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 1 का 1 1 बराबर के 0। यहाँ से कॉमन आया 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, तो ये 2 जाएगा हमारा 0 में। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 बराबर के 0। अब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं? द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से। द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। इसे थोड़ा इधर रख लेते हैं और इसे कर लेते हैं थोड़ा सा इधर। अब देखो द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। इस 60 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने होंगे, 60 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने होंगे जिन्हें माइनस करके 7 आता हो। और ऐसे दो गुणनखंड क्या होते हैं? 12 पंजे 60। अगर हम 12 की 5 में गुना करेंगे तो हमें 60 मिलेगा और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो फैक्टर तो हो गई। तो लिखने का तरीका होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर में कितना है 0। तो x की इंटू करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर के 0। यहां से x कॉमन आया तो x माइनस के 12 बचा और यहां से हमारे पास 5 कॉमन आया तो x माइनस के 12 बचा बराबर में कितना है 0। क्योंकि 5 जब हम कॉमन लेंगे तो इस 5 से ये जाएगा 12 बार, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास 12 बचेगा। अब दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? x माइनस के 12 हमारे पास कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस के 5 बराबर में कितना है 0। यहां से हम यदि करेंगे कि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। और x क्या था? त्रिभुज का आधार। तो हमें त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं चाहिए थी, तो एक तो आ गई 12 जो कि x का मान है और दूसरी क्या थी? त्रिभुज की ऊंचाई। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी हमारी, ऊंचाई थी त्रिभुज की 12 माइनस, त्रिभुज की ऊंचाई थी हमारी x माइनस 7 और x का मान कितना आया हमारे पास 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 गए कितने बचे 5। तो त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज की लंबाई, त्रिभुज की लंबाई हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। एनी डाउट? आप समझ गए होंगे। x का मान 12 आया तो वो त्रिभुज का आधार बना और त्रिभुज का आधार क्या है? त्रिभुज की लंबाई, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का कर्ण हमें दिया हुआ था। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज की लंबाई जो होगी वो 12 होगी और जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर, 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा हमसे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में
कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अभी हमें ये नहीं पता वो कितने बर्तन बनाता है, लेकिन कुछ बर्तन जरूर बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया, यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो उस दिन कितने बर्तन बने थे ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें यह पता लग जाएगा कि उस दिन प्रत्येक नग की लागत क्या थी। आगे चलो, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो अब देखो ध्यान से, यदि हम ये मान लें कि माना उस दिन जो बर्तन बनकर तैयार हुए, निर्मित बर्तन, निर्मित बर्तनों की संख्या, यदि हम मान लें कि जो बर्तनों की संख्या है उस दिन के बर्तनों की संख्या वो x है। कितनी है? x। अब देखो ध्यान से, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, हमें नहीं पता कितने बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत जो है, ध्यान दो, प्रत्येक नग की जो लागत है, प्रत्येक नग की जो लागत है, की लागत, क्या देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, हमने कितने निर्मित करे? x। तो हम काम करेंगे x पर। उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, मतलब इसके 2 गुने से 3 अधिक है, +3। बात आई समझ में बेटा? क्या कहा क्वेश्चन ने कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हमें नहीं पता वो कितने बर्तन बनाता है, लेकिन हमने मान लिया जो वो बर्तन बनाता है, बर्तन बनने वाली संख्या जो है वो x है, कि वो एक दिन में x बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, और निर्माण कितने करे उसने? x। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, मतलब x के 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसमें 3 और प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रत्येक नग की लागत कितनी है। क्योंकि प्रत्येक नग की लागत कितनी बताई उसने कि उस दिन जितने बर्तन बन के तैयार हुए उसके 2 गुने से 3 अधिक। तो जितने बर्तन बने मतलब x के 2 गुने से 3 अधिक। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ो। फिर कहा यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? कुल निर्माण लागत थी जी, उस दिन कुल निर्माण लागत थी, निर्माण लागत 90। अब ध्यान से समझो, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए बनी, बर्तन कितने बनाए? x, और प्रत्येक नग की लागत कितनी? 2x + 3। इसका मतलब लागत कैसे निकलेगी? जितने बर्तनों की संख्या है और जो प्रत्येक नग की लागत है, यदि हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस दिन की लागत कितनी थी। और यही बात उसने दी है कि उस दिन की जो लागत थी वो कितने रुपए थी? 90 रुपए थी। क्लियर है? तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों की यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई और इसे रखेंगे 2x + 3 के इक्वल, और ये लागत किसके बराबर है? 90 के बराबर है। लागत किसके बराबर है? 90 के बराबर है। और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से लागत कितनी बनती है? x × 2x + 3, और कितनी लागत हुई कुल? 90। तो हमने उसे क्या रख लिया? 90 के इक्वल रख लिया। एनी डाउट? कैलकुलेशन करते हैं, x की इंटू करेंगे तो ये बनेगा 2x² प्लस x की 3 में करेंगे 3x, 90 बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस में बराबर में क्या बचा? 0।
यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 यानी कि 180। 180 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके हमें 3 प्राप्त हो जाए तो करेंगे 2 नीम 18, फिर 2 से जाएगा ये 45 बार, फिर ये 3 से जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार, और फिर 5 ही कम 5। अब देखो 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 15 में से यदि हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो फैक्टर जो होंगे कि जिनकी मल्टीप्लाई करके 180 मिल जाए और माइनस करके 3 मिल जाए तो वे होंगे 15 और 12। लिखने का तरीका वही सेम, 2x² प्लस 15 माइनस के 12 x माइनस 90 और बराबर में कितना है 0। x की गुना करेंगे तो 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर के 0। तो यहां से जो हमें x कॉमन मिला, वो कितना मिला हमें? x ले लेंगे हम इसमें से कॉमन, हमारे पास बचेगा 2x प्लस के 15, और यहां से कॉमन ले लेंगे हम 6। जब हम यहां से 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 6 दूनी 12, और 6 से कितनी बार जाएगा? 15 बार, क्योंकि 15 छिक्का होते हैं 90, और बराबर में कितना है 0। और यहाँ 90 माइनस में था, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब प्लस आ जाएगा। अब दोनों में से कितना कॉमन बना हमारे पास? ये बना 2x प्लस के 15, तो क्या रह गया? x माइनस के 6, तो बराबर में कितना है 0। हम प्लस वाले को नहीं, माइनस वाले को क्या रखेंगे? यदि, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0 है, तो x का मान होगा 6, और x क्या था हमारा? निर्मित बर्तनों की संख्या। तो उस दिन कितने बर्तन निर्मित हुए? कितने बर्तन हुए उस दिन? निर्मित बर्तनों की संख्या बनी हमारी x। अब 6 बर्तन बने, हमें फिर चाहिए था प्रत्येक नग की लागत। तो यदि हमें लागत देखनी तो उसके x में 2 की गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुना x का मान कितना आया? 6 प्लस 3, और 6 दूनी 12 और 3 15। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी? 15 होगी। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी यही हो जाती है एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन की को भी काफी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कराऊंगा, दोबारा से कोई नई वीडियो लेकर के आऊंगा। और यदि आपको हमारे सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और बताइए कि सनराइज ZAS पर सभी सब्जेक्ट की क्लास अवेलेबल हैं। हमें कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आने वाले समय में ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम आप अवश्य जरूर कर दीजिए।